नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यूनिट 7 की एक बुक बताई थी, वैसी ही बुक लेके मैं श्री कबीर पब्लिकेशन की फिर से आप लोगों के सामने आया हूं। जो यूनिट 7 के बारे में डिटेलिंग आप लोगों को मैं दूंगा यहाँ पर। आप लोगों को मालूम है, एक ऐसी बुक हमेशा अच्छी होती है जिसमें आपका सारांश के रूप में चीज़ें दी गई हों। ठीक है, सारांश के रूप में चीज़ें दी गई हों, साथ ही साथ उसमें क्या है, उसमें MCQ आपको मिल जाए, और MCQ के साथ साथ अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको उसमें मिल जाते हैं तो भाई सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है यहाँ पर। अब ऐसी सेम बुक देखिए, बहुत से बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर इकाई 9 के लिए MPPSC प्रारंभिक परीक्षा इकाई 9 के लिए हमें बुक बता दीजिए, अच्छी सी बुक। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, जब तक कोई सी बुक का खुद मैं उसको नहीं पढ़ लेता हूँ तब तक मैं वो सजेस्ट भी नहीं करता हूँ। तो ये बुक मेरे खुद के द्वारा पढ़ी गई है और मैंने ही इसकी फ़ोटो लेके यहाँ पर मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का महासागर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये यूनिट 7 आपकी यूनिट 9 है, MPPSC के प्री के पेपर में आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, और ये जो बुक है, इस बुक का कॉस्ट है 80 रुपये। अगर आप अपने नज़दीकी दुकान से लेने जाएंगे तो आपको डिस्काउंट वहाँ से मिल सकता है, या ये बुक आपको ईजीली अमेज़ॉन पर या फ्लिपकार्ट पे आप लोगों को ईजीली ये बुक मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से भी इसको परचेज़ जो है कर सकते हैं। ठीक है, ये न्यू एडिशन है वर्ष 2022 से संबंधित। ठीक है, इसमें प्रमुख आकर्षण के केंद्र अगर हम बताएं तो विगत वर्षों में आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों के अतिरिक्त नवीनतम प्रश्नों का संकलन है इसके अंदर। प्रत्येक टॉपिक में फ्लो चार्ट द्वारा तथ्यों को दर्शाया गया है। तो अब हम देख लेते हैं, संजय दांगी सर और बाबूलाल दांगी सर द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो हम देख लेते हैं कैसे फ्लो चार्ट के बेसिस पे यहाँ पर चीज़ों को समझाया गया है। सबसे पहले हम इसके इंडेक्स की बात करते हैं। तो अगर इंडेक्स में हम देखें दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पर हैं इंडेक्स ही होती है, क्योंकि कोई भी आपका पेपर जो होता है ना, अगर उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो बुक नहीं है तो वो बुक आपके किसी काम की नहीं होती। तो ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिकी आपको दिया गया है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के बारे में, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है। ई कॉमर्स, विविध वाला मतलब मैं अभी आपको दिखाऊंगा कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली, शब्दावली और महत्वपूर्ण बिंदु, यहाँ पर जो और भी एग्जाम्स में कंप्यूटर सब्जेक्ट से जो चीज़ें पूछी गई हैं वो इसमें आप लोगों को बताई गई हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, हमारा पहला टॉपिक क्या था दोस्तों? पहला टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रॉनिकी। तो इलेक्ट्रॉनिक को देखते हैं कि हम इन्होंने कैसे बताया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिकी सब्जेक्ट है, इसमें इलेक्ट्रॉनिकी के इतिहास के बारे में बात की गई है कि थॉमस एल्वा एडिसन 1883 निर्वात में इलेक्ट्रॉन धातु के एक चालक से दूसरे चालक में प्रवाहित हो सकते हैं। ये डायोड और ट्रायोड का निर्माण इन्होंने किया था। ठीक है, ऐसे ही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं आपको। इतिहास जो है इलेक्ट्रॉनिकी का, कि इलेक्ट्रॉनिकी कैसे बना, मतलब इतिहास क्या है, कौन कौन से वैज्ञानिकों का उसमें समर्थन था, सारी चीज़ें। और इलेक्ट्रॉनिकी से संबंधित जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं उन संस्थानों के बारे में भी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर दी गई है। ठीक है, जैसे सीमेट के बारे में बताया गया है, इसका केंद्र कहाँ है, हेडक्वार्टर पुणे में है आपका एक केंद्र, एक हैदराबाद में है, एक है ना त्रिपुर में है। तो ऐसे ही आपको इसके बारे में भी बताया गया है कि समीर क्या है ना। तो सारी डिटेलिंग यहाँ पर दी गई है, बहुत अच्छी तरीके से फ्लो चार्ट के बेसिस पे समझाया गया है। और वहाँ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकी वाले पोर्शन से आप देखेंगे तो मात्र इलेक्ट्रॉनिकी वाले पोर्शन से यहाँ पर 158 प्रश्न इन लोगों ने कवर किए हैं, 158 प्रश्न। तो ये लास्ट वाले पेज का ही मैंने यहाँ पर फोटो आप लोगों को दिखाया है। बात करूँ अगर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की, तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में मैं देखूंगा यहाँ पर कि किस प्रकार बताया गया है। तो इसमें पहले प्रकार बताए हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। एक पॉइंट टू पॉइंट होता है, एक प्रसारण होता है। ठीक है, ये प्रौद्योगिकी और सूचना एवं संचार का। तो पॉइंट टू पॉइंट की बात करें तो ट्रांसमीटर एवं रिसीवर के मध्य, उदाहरण मोबाइल और संचार, ये किसका है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्किंग का है। प्रसारण की बात करें तो अनेक रिसीवरों व ट्रांसमीटर के मध्य जो है ये प्रसारण इसका होता है। सिग्नल की बात करें तो यहाँ देखिए, एनालॉग और डिजिटल दो टाइप के सिग्नल होते हैं, आपको मालूम है। एनालॉग क्या होगा, निश्चित समय पर निश्चित मान, उदाहरण माइक्रोफोन। ठीक है, और बाइनरी पद्धति पर आधारित 0 और 1, उदाहरण कैलकुलेटर, डिजिटल घड़ी, LCD। ये आपका एनालॉग और डिजिटल दो तरीके के सिग्नल्स के बारे में यहाँ पर बताया, और ऐसे ही बहुत अच्छी तरीके से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को यहाँ पर समझाया गया है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि इस चैप्टर में भी पूरे 127 क्वेश्चन आप लोगों को दिए, मतलब हर टॉपिक पे यहाँ पर इन लोगों ने 100+ MCQ कवर करें। अब आप एक बात बताइए कि जब फ्लो चार्ट के बेसिस पे आप चीज़ों को पढ़ लेंगे और उसी टॉपिक के आपके पास 100 से ज़्यादा MCQ होंगे, तो आप एक बात बताइए, इकाई 9 के ही अगर आप लोग इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पर लगा लेंगे। हम यहाँ पर एक बार दोबारा
चलते हैं, मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ चीज़ों को, आप इस तरीके से समझेंगे। जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं 12 टॉपिक, ठीक है, जिसमें ये महत्वपूर्ण शब्दावली और इसको हम अलग कर दें तो यहाँ तक आपके 10 टॉपिक हैं। और अगर हर टॉपिक का आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चन, हम मिनिमम 100 मान लेते हैं, तो आपको 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब एक बात आप बताओ कि यूनिट 9 के अगर आप 1000 MCQ सॉल्व करके जाएंगे तो आपको क्या लगता है, आपके वहाँ पर नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा? तो इस बात को आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो हमारी बात हो चुकी है यहाँ तक। अब मैं बात करने वाला हूँ, देखो यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुए थे, ये पार्ट 1 था यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ये पोर्शन हमारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का, तो उसमें 127 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पार्ट ए में पूछे इन्होंने, और उसी के पास सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का पार्ट 2 यहाँ से क्वेश्चन चालू हुए, ठीक है। तो आप ये देखिए यहाँ से इसके क्वेश्चन चालू हो गए, तो ये भी आपके 100+ क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 100 नहीं 95 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। ये देखिए पार्ट बी में भी 95 क्वेश्चन वहाँ पर उन्होंने दिए हुए हैं। अब आप समझिए कि कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है ये किताब आपके लिए। रोबोटिक्स की बात करें, रोबोटिक्स वाला टॉपिक भी देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को रोबोटिक्स सुन के ही डर लग जाता है। तो देखिए रोबोटिक्स के जनक कौन है? एंजल बर्गर। तो ऐसे ही इसमें देखिए सारी चीज़ें बताई हैं कि रोबोटिक्स का इतिहास क्या था, है ना। अब वाबोट 1 रोबोट जो बना था, वाबोट 1, उसके बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। जॉर्ज डीवोल द्वारा निर्मित था ये। ऐसी इसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है फ्लो चार्ट के बेसिस पे। फिर अगर हम रोबोटिक्स वाले टॉपिक की बात करें तो भाई यहाँ पर भी ऐसी बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड था, क्योंकि यहाँ से डेटा लोगों को ज़्यादा मिल नहीं रहा था। मेरे पास पर्सनली बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे कि सर इस पर भी वीडियो आप बनाइए। तो यूनिट 9 के बहुत जल्दी मैं वीडियो अपने शुरू करने वाला हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी यूनिट 9 में आप लोगों को MCQ के बेसिस पे करवाऊंगा। तो अगर साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो साइबर स्पेस क्या होता है, एक मिनट रुक जाइए, पेन दूसरा सिलेक्ट हो गया। साइबर स्पेस क्या होता है यहाँ पर, एक मिनट रुक जाइएगा बस। हाँ, साइबर स्पेसिंग क्या होती है? साइबर स्पेसिंग के बारे में यहाँ पर आप लोगों को जानकारी दी गई है। भाई साइबर स्पेस शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ पर किया गया था? वर्ष 1984 में विलियम गिब्सन ने किया था, और उनकी पुस्तक कौन सी? न्यूरोमैंसर में किया था। अब अगर ये क्वेश्चन आपसे आ जाए कि साइबर स्पेस का शब्द का पहला बार प्रयोग किस पुस्तक में किया गया, तो आपको मालूम है न्यूरोमैंसर नामक पुस्तक में इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर चीज़ों को बताया गया है, इसलिए इस बुक को मैं पर्सनली आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। साइबर सिक्योरिटी के बाद यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, इन धाराओं के बारे में कोई नहीं बात करता। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो क्राइम हो जाते हैं, ये धाराएँ देखो 66 में क्या दिया है, किसी की निजता भंग करने के लिए दंड का प्रावधान कहाँ किया गया है? 66 में, साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही है। धारा 67 क्या बोलती है? आपत्तिजनक सूचनाओं के प्रकाशन से जुड़े प्रावधान। तो ऐसे ही इसमें पूरी धाराएं दी हुई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सॉरी, मैं इसको वापस से लेके जाता हूँ पेज पर, धाराओं वाले पार्ट पर। तो इसमें सारी धाराएं दी गई हैं, ठीक है। ये देखिए धारा 503, धारा 503 में क्या यहाँ पर बोल रहा है? धारा 503 साइबर सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजने में धारा 503 वाला पार्ट यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो ये देखिए साइबर अपराधों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ये देखिए साइबर अपराधों के प्रकार के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है ना। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आ गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे साइबर अपराधों के प्रकार की मैं बात कर रहा था। साइबर अपराधों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? साइबर हमला, साइबर जासूसी, साइबर आतंकवाद। तो साइबर आतंकवाद वाला टॉपिक हम देखते हैं जरा। साइबर आतंकवाद होता क्या है? तो सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रौद्योगिकी द्वारा आतंकवादी गतिविधियां करना, ये साइबर आतंकवाद के अंतर्गत आ जाता है। अब साइबर जासूसी क्या हो जाएगी? ट्रोजन हॉर्स एक सॉफ्टवेयर है ना। ट्रोजन हॉर्स मतलब वायरस है एक, उसके द्वारा हो जाती है साइबर जासूसी। सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर एवं क्रैकिंग तकनीकों और सॉफ्टवेयर द्वारा धारक की अनुमति के बिना गुप्त जानकारी प्राप्त करना, तो ये क्या हो जाएगा? साइबर जासूसी। तो यहाँ से आपके ना 3 मार्कर भी कंप्लीट हो रहे हैं। जो मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, ये छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स के बेसिस पे आपके मेंस के लिए भी डेटा आपका तैयार हो रहा है। अब ये साइबर सिक्योरिटी की बात यहाँ पर हमने कर ली, ठीक है। अब साइबर सिक्योरिटी के बाद अगर हम आगे बढ़े यहाँ पर, तो एक मिनट रुक जाइए, इसको दोबारा से मुझे ओपन करना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी तक हमने बात कर ली थी, यहाँ से साइबर सिक्योरिटी तक हमारी बात हो गई थी, हाँ जी। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस में भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि सर ई गवर्नेंस के बारे में हमें बताइए। तो ई गवर्नेंस के बारे में मैं डेटा आप लोगों को बताता हूँ। देखो इस बुक के माध्यम से कितना बढ़िया तरीके से यहाँ समझाया है कि ई गवर्नेंस में, इसका ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है ना। पारदर्शिता और जवाबदेहिता का पालन करना,
नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना, शासन दक्षता में सुधार लेके आना। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, B2B, B2C ये सब क्या होता है, तो यहाँ पर भी देखिए इसको कितनी अच्छी तरीके से बताया गया है। पहले सहभागिता के प्रकार बताए हैं। G2G क्या है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। G2C क्या है, सरकार और नागरिकों के बीच का संपर्क है। G2B क्या है, गवर्नमेंट टू बिजनेस। G2E क्या है, गवर्नेंस टू एम्प्लॉय। इसी तरीके से अगर हम देखें इसको और अच्छी तरीके से कि भाई G2G क्या है, तो इसमें हमने देखा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, ठीक है, विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच संपर्क बनाना, ये G2G का बता दिया। गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है, गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये G2C आपका आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके से इसमें बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को आप लोगों को समझाया गया है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पर आप लोगों से करने वाला हूँ कि देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बताए हैं यहाँ पर। आप ये देख सकते हैं 2008 में MPPSC प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उस क्वेश्चन को फ्रेम यहाँ किया है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत कौन सा सर्विस सेंटर CSE है, ठीक है, CSC है, मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। तो ये आपसे 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ऐसे ही अगर हम और बात करें यहाँ पर तो आप देख पाएंगे कि इसके जो टोटल आपका जो यहाँ पर बात चल रही थी उसके 150 प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर पूछे गए। 150 प्रश्न यहाँ पर, पूरा 150 प्रश्नों का संकलन है इसका। तो और क्या चाहिए आपको। अब जैसे विविध की मैं बात करूँ कि विविध में साहब क्या दिया हुआ है इसमें, तो विविध में आप देख सकते हैं विविध से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए। अब जैसे 2019 में ही आपका क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, क्या क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, मॉडेम परिवर्तित क्या करता है, एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, A to B दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए विविध में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो विविध में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और विविध का पार्ट 2 भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए एक डेटाबेस में फीड होती है, ये 2008 MPPSC में क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों को। तो इस तरीके से विविध का टॉपिक यहाँ पर कवर किया गया है। अब अगर हम महत्वपूर्ण शब्दावली वाली बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि महत्वपूर्ण शब्दावली में A से लेके पूरे X तक इन्होंने जो कंप्यूटर से रिलेटेड शब्दावली बनती है उसके बारे में सब बताया। जैसे देखो CPU, CAD, CAL, CAM, पूरे फुल फॉर्म्स यहाँ पर शब्दावली के दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर आइए, देखिए W और ये X, ठीक है। तो X में कंफ्यूज मत होना। XHTML क्या होगा, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो पूरे X तक आप लोगों को यहाँ पर उसके बारे में महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में बताया गया है। अब महत्वपूर्ण बिंदु हम देखें यहाँ पर, तो महत्वपूर्ण बिंदु जो एक टॉपिक है इसमें, इस टॉपिक में आखिरकार है क्या, आखिर इस टॉपिक के अंदर, तो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न वन लाइनर के रूप में यहाँ पर दिए गए हैं आप लोगों को। जैसे अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को कहते हैं, क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। ECS का संपूर्ण रूप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण जो यहाँ पर टॉपिक है, महत्वपूर्ण बिंदु वाला जो टॉपिक है, इसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए वन लाइनर फैक्ट के रूप में आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये इस पूरी बुक की डिटेलिंग मैंने आप लोगों को एक एक पुर्जा यहाँ खोल के आपके सामने रख दिया कि किस तरीके की बुक है, आपको लेनी चाहिए ये बुक या नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आप मेरी राय माने तो ये बुक आप लोगों को बिल्कुल लेनी चाहिए। ईजिली आपको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे बुक मिल जाएगी। इस बुक की लिंक मैं आपकी अमेज़ॉन की यहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इकाई 7 के लिए कबीर पब्लिकेशन की बुक आती है एक बहुत बढ़िया सी, उस बुक के बारे में मैंने आप लोगों को रिव्यू दिया था। अगर वो बुक आप लोगों ने परचेज़ कर ली है, मेरे पास तो वो बुक है, अगर आपने वो बुक परचेज़ कर ली है तो कमेंट ज़रूर मुझे करके बताएं कि आपको पढ़ने के बाद वो बुक कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।